को डस्टबिन में डालना चाहिए क्योंकि दाल में नहीं डालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी आरजे फिजू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन रेडियो राब्ता डिजिटल्स। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से कराने जा रहे हैं जिसकी उम्र 14 साल की है, लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर रही है। जी हाँ, इसके लिए इसको कोई सैलरी नहीं मिलती। झीली डल की सफाई का जिम्मा इसने लिया है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जन्नत से। जी हाँ, नाम इसका जन्नत है, लेकिन जन्नत कश्मीर को एक बार फिर जन्नत बनाना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपने कब से जो है झीली डल की सफाई करना स्टार्ट किया? जब मैं 5 साल की थी मैंने इस डले को स्टार्ट किया था काम करना, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। उन्होंने मुझे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा सिखाया है कि ये डल लेक कैसे बच सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता था कुछ भी खाता था फेंकता था, तो ये जो डल लेक है ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। इधर जो पानी है उससे स्मेल आ रही थी, तो यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आता। तो उसके बाद कुछ टाइम हुआ, मुझे प्रॉपर समझ आया, पापा ने समझाया, तो मैंने ये स्टार्ट किया। उनने मेरा एक वीडियो बनाया था जिस पे वो पीएम मोदी जी ने उस पर ट्वीट किया था, और ट्वीट करने के बाद मैं फेमस हो गई थी, और मैंने सोचा था कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो मेरी हेल्प करेगी इस डले को साफ़ करने में, क्योंकि मेरे पापा और मैं सिर्फ इस डले को साफ़ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो ऐसा मैंने सोचा था, बट ऐसा हुआ नहीं। हमारा कोई एनजीओ नहीं है, तो जो भी हम करते थे खुद से करते थे। बीच में नदीम कादरी सर आए, तो हमने उनके साथ संडे फॉर डल लेक, फ्राइडे फॉर हज़रत बल किया था। हम संडे के दिन घाट 1 से घाट नंबर 16 तक डेली साफ़ करते थे, और हर एक घाट को एक एक डस्टबिन दिया था। तो ड्राइव्स पे भी जाते थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद कुछ टाइम हुआ, अज़मत डल हमने एक प्रोजेक्ट निकाला जिसमें हमने जितने भी इंटीरियर में मोहल्लाज हैं उनको पकड़ा, हर एक घर की सराउंडिंग साफ़ की, हर एक घर को 2-2 डस्टबिन दिए, और उनको समझाया कि आपको अब ये नहीं डालना क्योंकि ये आपकी ही घर को गंदा रखेगा। क्योंकि घर वो नहीं होता है जिसमें आप खुद साफ़ रखो, घर को ही सिर्फ साफ़ रखो। जब सड़क साफ़ होगी तभी तो आपका घर भी साफ़ रहेगा। तो ये सब बोलने के बाद जितने भी यहाँ पे शिकारा है डल लेक में, आप कहीं पे भी देखिए, हर एक शिकारा में हमने एक एक डस्टबिन दिए हैं, और हमने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी दी है लोगों को, क्योंकि मैंने ये देखा कि सोशल वर्क सिर्फ हार्ड वर्क सिर्फ नहीं करना होता है, उसमें एक मैसेज भी देनी होती है जिससे जो दूसरे हैं वो एक एक्शन उठाए, जिससे वो, जैसे मैं काम कर रही हूँ वैसे वो भी करें। और रिसेंटली मुझे गुजरात बुलाया गया था एज चेंज मेकर। वहाँ पे मुझे एक नाम दिया गया यंगेस्ट चेंज मेकर, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ जो इस डल लेक को, अपने कश्मीर को साफ़ रखने की कोशिश कर रही है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा रहा हमारा, अवार्ड्स भी वहाँ पे मिले, और बहुत सारे ऐसे ही मुझ जैसे चेंज मेकर से मैं मिली, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाकर। कोई ऐसा वाक़या था जो आपके साथ हुआ था तब जाके आप मजबूर हुई ये सब करने के लिए? ऐसा मजबूर वाला वाक़या नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अपनी खुशी से करना चाहती थी, और अपनी खुशी से ही ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे अपना डल लेक को साफ़ रखना। कैसा रहता है आपका आम दिन, और मतलब सफाई के कितने टाइम तक आप करती हो? वैसे अभी मैं पढ़ रही हूँ, 7th क्लास में हूँ, तो अभी मुझे स्कूल भी जाना होता है, एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो पूरा हफ्ता इसी के साथ जाता है। अब संडे होता है, संडे के दिन मैं फ्री रहती हूँ, तो उस दिन मैं अपने पापा के साथ जाती हूँ और इस डले को साफ़ करती हूँ। और बाकी हमारी टीम, जो अज़मत डल की टीम है, वो हर एक जगह पे साफ़ करती है, हर एक जहाँ पे भी जो भी इंटीरियर में कोना कोना है वहाँ पे साफ़ करती है। बट खुद से मैं संडे के दिन करती हूँ, बाकी टीम करती है खुद से जब आप एवरी डे। डल लेक की सफाई करते हो, आपको किस किस्म का कचरा ज़्यादा मिलता है? यहाँ पे ज़्यादा चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इससे पहले अल्कोहल मिलता था बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर मैंने उठाया था कि अल्कोहल बंद करो। यहाँ पे एक शॉप भी उस पे बंद की गई, बट फिर भी लोग पीते हैं, उनको कुछ बोल नहीं सकते, बट फिर भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अभी तो ऐसे लेज़ और जूस वूस ऐसे ही मिलता है।
जो आप कचरा जमा करती हो वो फिर आप कहाँ ले जाती हो? जो हमारा कचरा होता है वो ऐसे सॉलिड लिक्विड में होता है ट्रांसफ़र, और फिर वो एसएमसी के पास जाता है। कैसे वो करते हो आप, यहाँ से कैसे ले जाते हो एसएमसी? यहाँ से जो हमारी टीम होती है वो जब कचरा सारा साफ़ करती है तो वो हम एक बैग में, जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं उसमें ले जाते हैं, और फिर एसएमसी वो आती है सुबह, वहाँ पे जाते हैं। और हमारा अभी एक प्रोजेक्ट हम इंशाल्लाह वो बनाने वाले हैं। जैसे हर एक के घर पे ट्रक में आते हैं कि कूड़ा डालो, वो गाड़ी वाली। यहाँ पे जो डल लेक में ना, यहाँ की जो सर्विसेज है ना वो टाइम पे नहीं आती, तो लोग मजबूर हो जाते हैं पानी में डालने के लिए। अगर आप मेरे घर के वहाँ पे देखोगे, वहाँ पे हमने जो टंकी होती है ना बड़ी बड़ी, उन्हीं को काट के डस्टबिन यूज़ किया, क्योंकि हमें पता है ये नहीं आएंगे टाइम पे, महीने में एक बार आएंगे या तो आएंगे ही नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम शिकारास बड़े बनाने वाले हैं। जैसे उस पे लाउड स्पीकर होता है कि आप कूड़ा डालो, तो किसी को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ की जो सर्विसेज है वो अंदर जाती है, डस्टबिन से निकालती है, तो बहुत टाइम लगता है, एक घर में 1 घंटा लगता है। तो उनको पहले ही एक टाइमिंग रहेगी, और वो जितना भी कूड़ा होगा वो बाहर निकाल के रखेंगे, और वो उसमें ऐसे उनको फेंकना है सिर्फ। वैसे ही हम ट्रक्स बनाना चाहते हैं, लाइक बोट्स बनाना चाहते हैं 5-6 इस डल लेक में। आपको किन किन प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है लाइक जब आप कचरा उठाते हो? मुझे फेस करना पड़ता है, लाइक स्मेल बहुत ज़्यादा होती है जब कूड़ा उठाते हैं, और लाइक और कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बट ये प्रॉब्लम होती है कि जो मेरे कज़न्स है, लाइक कज़न्स नहीं, फ्रेंड्स या कुछ भी, कभी कभी अगर वो मेरे काम के बारे में मुझे कुछ बोलते हैं, हर्ट होता है, क्योंकि वो अलग अलग नामों से बुलाते, तो अच्छा नहीं लगता। जब आपने ये स्टार्ट किया था मतलब कचरा उठाना, तो लाइक तब लोगों का सपोर्ट कैसा रहा आपको? मेरे पापा का मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट था, बाकी मेरी मामा का भी सपोर्ट था, और कज़न्स का भी था भी नहीं, सारे थे मेरे साथ सपोर्ट में। और अभी वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट में मेरे साथ आगे, क्योंकि उनको पता है अभी आगे जाकर कुछ अच्छा ही करेगी। आपने बोला कि आप 7th क्लास में पढ़ती हो, जो आपके दोस्त है, आपके टीचर्स हैं, वो आपको लाइक कैसे मतलब बाकी लोगों को इंस्पायर करते हैं? आप कैसे उनको मतलब मैसेज पहुंचाती हो कि मतलब मैं ये काम करती हूँ, ऐसे मैंने स्टार्टअप किया, आपको भी ये करना चाहिए? मेरे स्कूल ने कभी भी किसी को मेरे बारे में नहीं बोला है, जबकि उनको पता भी है। हैदराबाद में बच्चे मेरी स्टोरी पढ़ते हैं, एक ने मेरे बारे में लिखा है, हैदराबाद के बच्चे डीबीएस स्कूल में वो पढ़ते हैं, एक चैप्टर है, तो उसमें मेरे स्कूल का भी नाम आया था, तो इंटरनेशनल कॉल आई थी वहाँ पे, और उनको पता भी चला था कि ये मैं हूँ, बट फिर भी उन लोगों ने कभी भी मुझे असेंबली तक नहीं उठाया है। बाकी फ्रेंड्स को पता है, बाकी फुल स्कूल को या टीचर्स को उतना नहीं पता। आपको कैसा अप्रिसिएशन मिला है आज तक लोकल से और गवर्नमेंट की तरफ से? मुझे जो लोकल्स हैं उनने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे साथ करते हैं। और मुझे एलजी मनोज सिन्हा ने भी एक रिंग दी थी, वो सिल्वर थी, उसके अंदर एक डायमंड था और गोल्ड से उस पर भारत लिखकर था, और हर एक स्टेट की एक एक दाना उसमें मिट्टी था, तो वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है मेरे लिए। जो मोदी जी हैं उनसे मैं मिली नहीं हूँ, बट उनने मुझे ट्वीट किया है, और जब वो कश्मीर आए थे तब उनने मेरे बारे में यहाँ बोला था 2-3 लाइन्स मेरे बारे में। और हैदराबाद में बच्चे मेरे बारे में बुक पढ़ते हैं। और अभी मैं इंटरव्यू से जब यहाँ थी, इससे पहले अभी मैं ह्यूमन राइट्स के लिए जो टूरिस्ट वर्ल्ड डे है उसके लिए गई थी मैं वहाँ पे भी हमने टूरिस्ट के ऊपर बात की कि टूरिस्ट को यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे पीस है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोग सोचते हो। क्योंकि कश्मीर में जब टूरिस्ट आएंगे, कश्मीर में लाइक टूरिस्ट को मैं ये बोलती हूँ कि आप यहाँ आओ, क्योंकि यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं। तो आपसे मैं और एक चीज़ जानना चाहूँगी, जब आप डल लेक की सफाई करते हो, आपकी हेल्प कौन कौन करता है उसमें? डल लेक की जब मैं सफाई करती हूँ तब मेरा पापा, मैं और हमारी टीम, बस यही है हमारा। जहलिम फाउंडेशन बीच में था, उसके बाद नहीं था। नदीम कादरी सर ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, लाइक हमें पैसों वैसों में नहीं, इस डल लेक को साफ़ करने में, क्योंकि हम संडे के दिन हर रोज़ हर संडे हम लोग ये डल लेक को यहाँ पे साफ़ करते थे, वो कोई भी कोना हो। उसके बाद ही फिर शुरुआत हुई हमारे इसकी अज़मत डल की।
आपने जो वाटर एम्बुलेंस भी है आपकी, उसका क्या कहना है आपको उसके रिलेटेड? मेरे पापा को कोविड-19 हुआ था, तो उनको किसी ने क्रॉस नहीं करवाई क्योंकि सबको डर था कि हमें भी हो जाएगा। उन लोगों ने सोचा कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे एक शिकारा वाला था, वो बहरा था बट उसको पता था इसको कोविड है, उसने उसको आगे बिठाया और उसको क्रॉस करवाया। और मेरे चाचू और मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड जो थे, उनने उसको हॉस्पिटल लिया। हॉस्पिटल में जब मेरा पापा था, उनने देखा कि वहाँ पे जो डॉक्टर है वो पेशेंट के पास सीधे आ रहे बिना मास्क के। जो वहाँ की फैमिलीज़ है वो अपने जिसको कोविड हुआ था उसके पास बैठे हुए हैं। तो ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जो बाहर के लोग सोचते हैं। फिर मेरे पापा ने सोचा अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं एक वाटर एम्बुलेंस बनाऊंगा, और फिर उन्होंने एक वाटर एम्बुलेंस बनाई जिसमें सखिया रेखा ट्रस्ट ने हमें हेल्प की है। और हमारा वैसे भी कोई एनजीओ नहीं है, तो जितना भी उसका खर्चा लगता है, पेट्रोल लगता है, वो मेरे पापा का है। फिर यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं लोकल से, जिसको भी रात के टाइम ज़रूरत पड़ता है तो मेरा पापा जाता है। वो रात के 2 हो 3 हो कितने भी बजे वो जाएगा। फिर मेरे पापा ने सोचा कि डल लेक में और क्या मिसिंग है। उन्होंने देखा कि यहाँ पे हाउस बोट को आग लगती है, क्योंकि ये बहुत नाजुक सी प्रॉपर्टी है। अगर इसमें थोड़ी सी आग लग जाएगी 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको पूरा ख़त्म होने में। बिल्कुल। तो मेरे पापा ने फायर सर्विस इसमें लाए, पम्प्स लाए, और फिर जहाँ पे भी आग लगती है वो वहाँ पहुँचते हैं। तो इन पंप्स का क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो हाउस बोट होती है वो डूब भी जाती है कभी, तो वो पानी भी उसका निकालता है मेरा पापा कहीं पे भी। तो वही अभी चल रहा है हमारा। आप कैसे इस मतलब मिशन को आगे ले जाना चाहते हो इन फ्यूचर में, क्या प्लान्स है आपके? मेरा आगे का प्लान यही है कि हम एक अच्छा सा फायर सर्विस बोट बनाएं, जो कि हम इंशाल्लाह बनाने वाले हैं। और जो मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे ट्रक्स जैसी बोट्स लाएंगे जिसमें हर एक कूड़ा अपना डालेगा, और रेस्क्यू बोट, क्योंकि मेरे पापा, मैं और मेरे अंकल बाहर बैठे थे और वहाँ पे हवा बहुत चल रही थी। तो मेरे अंकल ने वीडियो बनाया, जैसे उसको पता था कि वो डूब जाएगा, तो वो डूब गया। उसके कस्टमर्स अगर वो उसके नीचे जाते तो वो मर जाते, बट वो बच गए। अब मेरे पापा उसी टाइम निकले उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो घर के बाहर ही था। और हमें एक ऐसा बोर्ड बनाना है जो जब भी हवा हो ना वो घूमता रहे डल में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, उसको 2 मिनट 2 सेकंड में वो वहाँ पे पहुँचे और वो उसको रेस्क्यू कर जो पानी में जा रहा है या वटेवर जो हो रहा है। आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लोगों को जो मतलब साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, जो हर कोई चीज़ खाते हैं उधर ही फेंकते हैं? या आप मेन चीज़ जो हमारी ये है, आपको रेडियो राब्ता और सुनने और देखने वालों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मेरी बस ये मैसेज है कि अगर आप कुछ भी खाओ आप वो डस्टबिन में डालो। अगर वहाँ पे डस्टबिन भी नहीं है, अगर आप मेरे स्कूल का बैग चेक करोगे वहाँ पे आप देखोगे कि वो एक अलग से डस्टबिन बन गया है। मैं कुछ भी खाती हूँ उसी में डालती हूँ, क्योंकि स्कूल में डस्टबिन कभी मिलता नहीं, लंच टाइम में नीचे सारे बच्चे डालते हैं। बट मेरी एक आदत है, मैं कभी नहीं डालूँगी, हाथ में तब तक रखूँगी और फिर बैग में डालूँगी या डस्टबिन में डालूँगी। यही मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि ये आपकी सराउंडिंग है, ये आपका कश्मीर है, ये आपकी जगह है। अगर आप ही इसको गंदा करोगे तो आप यहाँ रह भी नहीं पाओगे। फिर एक ना एक दिन आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, आपको लगेगा ये बहुत ज़्यादा गंदा है। तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ अपनी सराउंडिंग साफ़ रखो, एटलीस्ट अपनी सराउंडिंग। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते बट अपने घर अपनी सराउंडिंग को साफ़ रखो। ये थी हमारे साथ जन्नत, जो छोटी सी है लेकिन इसने जो है बहुत बड़ा काम किया है। मेरी और इसकी तरफ से एक ही मैसेज है हम सब के लिए कि हमें जो है अपने सराउंडिंग का खास ख्याल रखना चाहिए। तो मिलते हैं फिर किसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए देखते और सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक।